दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। इस भाग में हम विटामिन एवं पोषण, प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत और कमी से होने वाले रोग, वसा के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रमुख खनिज एवं उसके कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। सबसे पहले विटामिन एवं पोषण के अंतर्गत आइए देखते हैं हमारे शरीर के लिए प्रमुख पोषक पदार्थ और उनके कार्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो चित्र या चार्ट बनाया गया है इसमें प्रमुख पोषक पदार्थ और उनके कार्यों के बारे में विवरण दिया गया है। सबसे पहला जो पोषक पदार्थ है वो है कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से शरीर के ऊर्जा ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा उत्पादक होते हैं। वसा दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, इसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तो तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है दोस्तों, प्रोटीन। ये शरीर के अंगों के निर्माण या शरीर के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। चौथा होता है विटामिन। विटामिन दोस्तों उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। पांचवा पोषक तत्व न्यूक्लियक अम्ल होता है, जो कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा खनिज लवण जो हैं ये उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण और नियमन, तथा सातवां पोषक पदार्थ जल है, जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों ये थे हमारे शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य। अब आइए देखते हैं प्रमुख विटामिन के बारे में। सबसे पहले हम विटामिन के खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विटामिन की खोज सामान्य रूप से आप जानते हैं फंक ने किया था 1911 बारे में। इनका पूरा नाम कैसिमिर फंक था। देखिए दोस्तों, विटामिन के खोजकर्ता कैसिमिर फंक हैं। 1911 बारे में इन्होंने विटामिन की खोज की थी और इसके अन्य नाम सहायक आहार कारक फ्रेडरिक गोलैंड और हॉपकिंस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों लगभग 20 प्रकार के विटामिनों के बारे में जानकारी है। देखिए जो विटामिन हैं उनको सामान्य तौर पर जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में वर्गीकृत करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। देखिए विटामिन बी और सी ये जल में यानी वाटर में घुलनशील विटामिन हैं, और वसा में यानी फैट में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी और सी विटामिन ये जल में घुलनशील होते हैं। आइए देखते हैं प्रमुख विटामिन, स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में जानेंगे। दोस्तों विटामिन ए को जो है रेटिनाल कहा जाता है। विटामिन ए का अन्य नाम रेटिनाल है और इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन आदि रोग हो जाते हैं। और विटामिन ए प्राप्ति के जो स्रोत हैं गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। तो याद रखिए विटामिन ए को रेटिनाल कहा जाता है। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन आदि रोग होते हैं। और इसके स्रोत गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत और मछली का तेल है। आइए विटामिन बी1 के बारे में जानते हैं। दोस्तों विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है और वृद्धि का रुकना, यानी जो हमारा शरीर है उसमें वृद्धि का रुकना विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 के स्रोत में अनाज, फलियां, सोयाबीन और दूध आदि हैं। अगला विटामिन है विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 को दोस्तों राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन बी2 के स्रोत में पनीर, अंडे, एस्ट, मांस और पत्तेदार सब्जियां आते हैं। विटामिन बी3 दोस्तों, विटामिन बी3 को नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है दोस्तों, और इसके स्रोत में एस्ट, मछली, मांस, अंडे, दूध और फलियां आते हैं।
अगला है विटामिन B5। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विटामिन B5। इसका अन्य नाम या रासायनिक नाम दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल है और इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का सफ़ेद होना ये विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B5 के स्रोत में देखिए अंडे, दूध, मांस और मूंगफली शामिल हैं। विटामिन B6 क्या है दोस्तों? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है और इसकी कमी से रक्त की कमी यानी रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशियों में ऐंठन होती है। विटामिन B6 के स्रोत में दूध, यीस्ट, अनाज और मांस आते हैं। अगला है विटामिन B7। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। B7 का नाम बायोटिन है दोस्तों और इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना आदि जो है इसकी कमी से ये रोग होते हैं, चर्म रोग और बालों का झड़ना। और इसके स्रोत में मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी और फल आते हैं। तो याद रखिए विटामिन B7 का अन्य नाम बायोटिन है। आइए देखते हैं विटामिन B9 के बारे में। तो दोस्तों विटामिन B9 को फोलिक एसिड भी कहा जाता है। देखिए फोलिक एसिड विटामिन B9 होता है और रक्तक्षीणता यानी रक्त की कमी और कुंठित वृद्धि विटामिन B9 की कमी से होते हैं। इसके स्रोत में हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस और अंडे आदि आते हैं। तो विटामिन B9 फोलिक एसिड है। रक्तक्षीणता यानी रक्त की कमी और कुंठित वृद्धि इसके द्वारा इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन B12 दोस्तों इसका अन्य नाम साइनोकोबाल्मिन है। देखिए साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन B12 का नाम है और इसकी कमी से घातक रक्तक्षीणता उत्पन्न होता है और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र में यानी नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी भी हो जाती है। विटामिन B12 के स्रोत में मांस, मछली, अंडा, दूध और आंत्र के जीवाणु हैं। विटामिन B के बाद आइए देखते हैं विटामिन C। दोस्तों ये विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन C जो है जो खट्टे फल और सब्जियां होते हैं दोस्तों, आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर और सब्जियां, ये विटामिन C के स्रोत होते हैं। अगला है विटामिन D। तो विटामिन D का जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया यानी हड्डियों की कमजोरी, जिससे हड्डियां टूट जाती हैं, क्षणभंगुर हो जाती हैं ऑस्टियोमेलेसिया में, तो विटामिन D की कमी से ये रोग होता है, सूखा, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। दोस्तों विटामिन D के जो स्रोत हैं वो मक्खन, मछली का तेल, अंडा और सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण। तो विटामिन D जो है इसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, इसलिए हमें जो है सूर्य का प्रकाश लेना भी जरूरी है विटामिन D के संश्लेषण के लिए। अगला है विटामिन E। इसको टेकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग और पेशियों की कमजोरी आदि व्याधि होते हैं। इसके स्रोत में तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन आते हैं। तो विटामिन E दोस्तों ये तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन ये विटामिन E के प्रमुख स्रोत हैं। अगला है विटामिन K। देखिए इसको अन्य नाम नेफ्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। नेफ्थोक्विनोन दोस्तों विटामिन K का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके स्रोत में आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा और सोयाबीन शामिल है। तो ये था दोस्तों प्रमुख विटामिन, उनके नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और प्रमुख स्रोत। आइए देखते हैं दूध के बारे में। दोस्तों दूध को आप जानते हैं कि पूर्ण आहार या संपूर्ण आहार कहा जाता है और दूध जो है ये पूर्ण आहार कहा जाता है। इसका सफ़ेद रंग केसीन नामक फास्फोप्रोटीन के कारण होता है। तो दूध का श्वेत या सफ़ेद रंग केसीन नामक फास्फोप्रोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है और इसका कारण है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक वर्णक होता है जिसके कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम होता है। और दूध का खट्टापन दोस्तों क्यों होता है? तो
तो ये दूध का खट्टापन लैक्टोज जो है, लैक्टोज का लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए दूध का खट्टापन उत्पन्न होता है। और दूध में दोस्तों कौन कौन से देखिए पदार्थ पाए जाते हैं, तो 87% के लगभग जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम, ये सभी तत्व दूध में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें देखिए आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, लेकिन इसमें जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं अमीनो अम्ल के बारे में। देखिए केवल भोजन से प्राप्त अनिवार्य अमीनो अम्ल में हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलेनिन, ये सभी जो केवल दोस्तों भोजन से प्राप्त अमीनो अम्ल हैं। देखिए इसके अलावा ट्रिप्टोफैन और वेलिन तथा थ्रियोनिन, ये अमीनो अम्ल केवल भोजन से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आइए देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, शरीर की कोशिकाओं में भी अमीनो अम्लों का संश्लेषण होता है। और शरीर की कोशिकाओं में जो संश्लेषण होता है अनिवार्य अमीनो अम्ल का, उसमें देखिए 11 अमीनो अम्ल हैं, ग्लाइसिन, सेरीन, टाइरोसिन, एलैनिन, ग्लूटामिक अम्ल और ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैरेजिन और अर्जिनिन तथा सिस्टीन, ये दोस्तों शरीर की कोशिकाओं में इन अनिवार्य अमीनो अम्लों का संश्लेषण होता है। आइए देखते हैं ग्लूकोज के बहुलक। ग्लूकोज बहुलक के बारे में आइए जान लेते हैं। दोस्तों ग्लूकोज बहुलक जो है ये स्टार्च हैं और ये वनस्पति से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आयोडीन घोल से क्रिया के द्वारा स्टार्च जो हैं वो नीले काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में ये उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा ग्लूकोज के बहुलक में सेलुलोज होता है। सेलुलोज दोस्तों आप जानते हैं वनस्पतियों से प्राप्त होता है। आयोडीन घोल से ये अभिक्रिया नहीं करते हैं और सेलुलोज के द्वारा ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो ये ग्लूकोज के दो बहुलक महत्वपूर्ण आपने देखा, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में। आइए वसीय अम्लों के बारे में जानते हैं। देखिए वसीय अम्ल क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्या होती है। दोस्तों वसीय अम्ल आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है और ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। दोस्तों भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा जो है वो ट्राइग्लिसराइड वसा होती है और आवश्यक वसीय अम्लों को दो भागों में अल्फा लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेइक अम्ल में जो है विभाजित किया जाता है। तो देखिए जो आवश्यक वसीय अम्ल हैं, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो होता है ये तिलहन में, अलसी और तीसी में अधिकतम उपस्थित होता है और इसके उदाहरण के रूप में ओमेगा 3 वसीय अम्ल होता है और इसका उपयोग जो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल होता है ये रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी लाता है। लिनोलेइक अम्ल दोस्तों ये ओमेगा 6 होता है, लेकिन ये जो अनिवार्य आवश्यक वसीय अम्ल हैं ये शरीर के रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी लाने के लिए उत्तरदायी हैं और ये बहुत ही उपयोगी होते हैं शरीर के लिए। आइए देखते हैं दोस्तों वसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सामान्य रूप से वसा के 3 प्रकार हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांसफैट यानी ट्रांस वसा। तो संतृप्त वसा ये कम अभिक्रियाशील होते हैं और इनका बांड जो होता है वो इकहरा बंध होता है, सिंगल बांड। स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होते हैं। इनके उदाहरण में नारियल का तेल जो है ये संतृप्त वसा का उदाहरण है और ये स्वास्थ्य के लिए दोस्तों संतृप्त वसाएं हानिकारक होते हैं। असंतृप्त वसा अधिक क्रियाशील होते हैं और कार्बन परमाणुओं के मध्य इनमें दोहरा बंध यानी डबल बांड होता है। अपघटन की तीव्र दर इनकी होती है और स्वास्थ्य के लिए असंतृप्त वसा लाभदायक होते हैं। मछली का तेल इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए दोस्तों ट्रांस वसा क्या है, तो ये खराब एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिप्रोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करते हैं ट्रांस वसा और हृदय वाहिका को क्षति पहुंचाते हैं। इसमें पशुजनित वसा और हाइड्रोजनीकृत तेल जो निकिल की उपस्थिति में तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है ये ट्रांस वसा के उदाहरण हैं और ये शरीर के लिए हृदय वाहिकाओं के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं।
वसा के बाद आइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1, 2 और 1 के अनुपात से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है और इसका प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और ऊर्जा भंडार की तरह काम करना, ये कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। तो शरीर को ऊर्जा हम जिस पोषक तत्व से मिलती है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व है। इसका नामकरण जे मुल्डर के द्वारा किया गया था और खोज जे बर्जीलियस के द्वारा प्रोटीन की खोज की गई थी। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन के निर्माण की बेसिक इकाई अमीनो अम्ल होते हैं, यानी प्रोटीन्स का निर्माण एमिनो अम्लों से होता है और शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन के कार्य में ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि और मरम्मत, कोशिका जीव द्रव्य और ऊतकों का निर्माण और मरम्मत का कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों प्रोटीन को विकृत करने वाले जो किरणें हैं उसमें एक्सरेज और भारी धातु लवण और उष्मा, ये प्रोटीन को विकृत कर देते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वासरकोर और मेरिस्मस होता है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर और मेरिस्मस रोग हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो ये जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व क्या हैं? तो क्रमशः 1, 2 और 1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 के अनुपात में ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट, और ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रोटीन का संयोजन इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल हैं। इसके अलावा सींग, बाल, खुर और नाखून तथा त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? इसका नाम है अल्फा कैरोटीन। प्रोटीन जो है सींग, बाल, नाखून, खुर और त्वचा में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में एड्रेनलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन क्या है? तो ये टायरोसिन है। और न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद क्या होते हैं? दोस्तों न्यूट्रा यानी पोषण और स्यूटिकल्स मतलब दवा, तो पोषण के साथ औषधि गुण वाले खाद्य पदार्थ न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से हो जाता है और पालिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की जो है कमी आ जाती है। एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व फास्फोरस है। फास्फोरस दोस्तों ये दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमारे शरीर को मिलता है और फास्फोरस का कार्य है हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाना, ये सभी फास्फोरस के कार्य हैं। तो देखिए फास्फोरस दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है और हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाना फास्फोरस का कार्य है। आइए देखते हैं दोस्तों प्रोटीन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रोटीन के जो प्रकार हैं, ये प्रोटीन के जो प्रकार हैं सरल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन। तो देखिए सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स, हिस्टोन, ये सरल प्रोटीन का उदाहरण है। व्युत्पन्न प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होते हैं, इसके उदाहरण में आप पेप्टोन और पेप्टाइड को ले सकते हैं। और संयुग्मी प्रोटीन जो होते हैं ये अमीनो अम्लों के साथ अन्य समूह से जुड़े होते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, ये संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण हैं। अब आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन क्या है? विटामिन सी है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है कहाँ पर? तो यकृत यानी लीवर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? तो आम है। स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन का नाम क्या है? विटामिन B6 जो है दोस्तों, ये जो हमारे स्वप्न हैं यानी ड्रीम्स हैं, इनको याद रखने में सहायक होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अंकुरित गेहूं का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो ये विटामिन डी है दोस्तों।
अगले प्रश्न पर आते हैं, जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है? तो देखिए, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और सल्फर ये जीवधारियों के लिए आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। आयोडीन दोस्तों, शरीर के लिए हमारे आयोडीन की आवश्यकता बहुत अधिक है, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इसकी आवश्यकता होती है। देखिए, इसके स्रोत आयोडीन नमक, समुद्री खरपतवार और मछली हैं जो सी फिश होती हैं, और थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए शरीर के लिए प्रमुख आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और ये कद्दू के बीज, बादाम और पालक आदि से प्राप्त होता है। मैग्नीशियम का कार्य है तंत्रिका और पेशीय तंत्र की क्रिया के लिए आवश्यक है और ये कैंसर से बचाव में भी सहायक होता है। तांबा, तो दोस्तों तांबा का स्रोत मछलियाँ, यकृत और अनाज है। तांबा जो है हमारे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन संश्लेषण, अस्थि निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, तांबा हीमोग्लोबिन संश्लेषण, अस्थि निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक का कार्य करता है। अगला महत्वपूर्ण जो खनिज तत्व है वो जस्ता है, यानी जिंक। ये मछली, यकृत आदि से प्राप्त होता है। जस्ता हमारे शरीर में इंसुलिन की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा, जस्ता इंसुलिन कार्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक खनिज तत्व है कोबाल्ट। कोबाल्ट मांस, मछली और जल आदि से प्राप्त होता है। ये लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी का संश्लेषण करता है कोबाल्ट, और विटामिन बी12 का संश्लेषण करता है। तो कोबाल्ट दोस्तों विटामिन बी12 में भी उपस्थित रहता है। ये आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स और विटामिन बी के संश्लेषण में सहायक होता है। आइए देखते हैं प्रमुख खनिज एवं उनके कार्य। तो देखिए दोस्तों, पोटेशियम महत्वपूर्ण खनिज है। इसके स्रोत हैं केला, खजूर, बीन्स और ब्रोकली। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केला, खजूर, बीन्स और ब्रोकली आदि से पोटेशियम प्राप्त होता है। पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण और शरीर में विद्युत अपघट्य का संतुलन करने में जो है पोटेशियम आवश्यक होता है। कैल्शियम, कैल्शियम की आवश्यकता जो है दोस्तों क्यों पड़ती है शरीर को? तो कैल्शियम आप जानते हैं हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, रुधिर स्पंदन में सहायता करता है और पेशीय संकुचन का कार्य करता है। कैल्शियम की प्राप्ति दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न और रागी आदि से होती है। इसके अलावा देखिए, सोडियम, सोडियम शरीर के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। ये साधारण नमक, मछली और अंडे आदि से प्राप्त होता है। ये पेशीय संकुचन, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन और तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है। अगला जो महत्वपूर्ण खनिज है शरीर के लिए आवश्यक, वो लौह है। दोस्तों लौह के स्रोत हैं कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक, हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग, इससे हमें आयरन की प्राप्ति होती है। दोस्तों लौह जो है शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स में हीमोग्लोबिन के निर्माण और ऊतकों में ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये था आज का वीडियो। जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपने देखा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इसमें आपने विटामिन एवं पोषण, शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उनके प्रकार, उनकी आवश्यकता, इसके अलावा प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत तथा अंत में आपने विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और प्रमुख खनिज, उनके स्रोत के बारे में अध्ययन किया। ये जो वीडियो था आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।